जैसे कि हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन का मतलब यूज़ क्यों है हमारी बॉडी में, तो इसका यूज़ होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ओके, इस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमारा यूज़ होता है रेस्पिरेशन का। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, ऑक्सीजन का लगातार इनपुट चाहिए और CO2 को लगातार हमें आउटपुट करना है क्योंकि हार्मफुल है। तो इसी का मतलब इसी के लिए हम लोग रेस्पिरेशन जो सिस्टम हमारे बॉडी में है ये लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई देता है और CO2 जो हार्मफुल है उसको बाहर निकालता है। फिर देखे थे कितने स्टेप में होती है रेस्पिरेशन। तो उसमें पहला स्टेप था ब्रीदिंग, ये सिंपली लंग्स में एयर का आना और बाहर निकलना था। फिर लंग्स में आई एयर का ब्लड में जाना, उसे हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन, जो कि एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है। फिर जो लंग्स में ऑक्सीजनेशन जिस ब्लड का होगा उसका पूरी थ्रू आउट द बॉडी में ऑक्सीजन का पहुंचाना है उस ब्लड को, तो वो ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। फिर जिस टिश्यू सेल के पास जानी है उस ऑक्सीजन को वो ब्लड से उस टिश्यू या सेल में चला जाएगा। फिर फाइनली जो सेलुलर रेस्पिरेशन में आता है वो क्या है कि वो जो ऑक्सीजन सेल के अंदर गई है उसका उसका यूज हो जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा, वो एवं रिएक्शन था उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। और इसमें कुछ चीज़ टूट रही है, इसके लिए हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म है, इसका रिवर्स क्या था, एनाबॉलिज्म था, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में देख लिया था कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो होती हैं वो रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे हम लंग्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में, गिल्स एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क फिशेस में, ट्रैकियल ट्यूब्स इंसेक्ट्स में होती हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवर्म और फ्रॉग में, जब वह फ्रॉग पानी में होता है या फिर नमी में होता है। नहीं तो ये लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और जनरल बॉडी सर्फेस स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटफॉर्म्स थे। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हम लोग देखा था कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक होती है कि कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम का मतलब ये है कि जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स तक कैसे पहुंचे। और दूसरा होता है कि दूसरा खुद लंग्स है, दूसरा खुद क्या है, लंग्स है, मतलब वहां पे लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है उसको ब्लड में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो मतलब ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका वही है कंडक्शन, मतलब एयर को लेके लंग्स तक पहुंचाना है, और दूसरा खुद से क्या है, लंग्स है। तो ये दो चीज मिलके हमारी सिस्टम को बनाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाती है। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है एयर को हमें लंग्स तक पहुंचाना है। तो हम सांस स्टार्ट कहाँ से करते हैं लेना, तो नोज से। नोज की जो बाहर की तरफ ओपनिंग्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद हम लोग किसमें एंटर कर जाएंगे, नेजल चैम्बर में। ठीक है, नेजल चैम्बर के बाद जहां पे नेजल चैम्बर खत्म हो रहा है अंदर की तरफ भी ओपनिंग्स है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल नैरिस बोलते हैं। मतलब बाहर की तरफ ओपनिंग को एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर आ जाएगा, फिर इंटरनल नैरिस। कुल मिला के फिगर ऐसे समझ सकते हैं कि ये सपोज अगर नोज है हमारा, ठीक है, ये बाहर की तरफ दो ओपनिंग्स है, ठीक है, इसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोल देंगे। नेजल चैम्बर है और अंदर की तरफ खुली होंगी दो ओपनिंग के द्वारा, उसे बोल देंगे क्या, नेजल चैम्बर। इसके बीच में एक सेप्टम होता है। ठीक है, इस दोनों दो जो दो हम लोगों ने मतलब जो नेजल चैम्बर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो चैम्बर में डिवाइड होता है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद इंटरनल नैरिस के बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, इंटरनल नैरिस के बाद हम लोग आ जाएंगे फेरिंग्स में। ठीक है, हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, फेरिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है, फेरिंग्स के बाद हम लोग आएंगे ग्लॉटिस में। फेरिंग्स के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है, तो ग्लॉटिस जो है विंड पाइप की ओपनिंग है। ठीक है, और विंड पाइप की स्टार्टिंग कौन करता है, तो लैरिंग्स करता है। कौन करता है, फिर लैरिंग्स। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है। ठीक है, फिर लैरिंग्स में आएंगे। लैरिंग्स के बाद फिर कहाँ जाएंगे, ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री में, और ब्रोंकियल ट्री के बाद रेस्पिरेटरी ट्री में। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है उसमें। तो पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल था, फिर नेजल चैम्बर, इंटरनल नैरिस। इंटरनल नैरिस ओपन कहाँ होती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के कौन से पार्ट में, तो नेजोफेरिंग्स में। ठीक है, नेजोफेरिंग्स के बाद विंड पाइप की ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। वहां के बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर इंटरकाउंट मतलब मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद हमारी आएगी ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री, देन रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा नेक है, सपोज ये हमारा नेक है, नेक में हमारे पास दो ट्यूब्स पड़ी हुई है। ठीक है, दो ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। एंटीरियर साइड को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल साइड,
और पोस्टीरियर साइड को बोलते हैं डॉर्सल साइड, ठीक है। पोस्टीरियर इज डॉर्सल एंड एंटीरियर इज वेंट्रल। तो सामने की तरफ जो पाइप है उसे हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है, और जो पोस्टीरियर की तरफ पाइप है उसे हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। विंड पाइप की ओपनिंग जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है क्या है, ग्लोटिस, ठीक है। ऐसे ही फूड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट, क्या बोलते हैं, गलेट, ओके। तो ये ग्लोटिस हो गई, गलेट हो गई, ये दो पाइप्स है। और पता है इसी के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स में दो ओपनिंग आती है, एक तो नाक से ओपनिंग आ रही है, मतलब नाक नोज से ओपनिंग आ रही है, जिसको हम लोगों ने इंटरनल नैरिस बोला था, उसकी ओपनिंग जहां खुलती है उस पार्ट को क्या बोले थे हम लोग, नेजोफेरिंग्स बोले थे। वैसे ही नीचे मतलब नेजल चैम्बर के नीचे जो कैविटी है उसे हम लोग बोलेंगे बक्कोफेरिंजियल कैविटी, ठीक है, या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो बक्कल कैविटी के सामने जो फेरिंग्स है उसे बोलेंगे क्या, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और ये वो जगह है जहां पे नोज से आने वाली एयर और मुंह से आने वाला या तो बोले बक्कल कैविटी से आने वाला फूड मिक्स होता है। मतलब यहाँ पे एयर और फूड की क्या होती है, मिक्सिंग, ठीक है। नोज में जब तक एयर था वो अपना अलग है, ठीक है। बक्कल कैविटी में जब तक अपना फूड है वो अलग है। लेकिन जब ये बक्को मतलब जब फेरिंग्स में एयर और फूड एक साथ आता है तो वहां पे क्या होती है, मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो इतना हम लोगों का हुआ। तो हम लोगों ने एक बार फिर से देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या क्या देखा। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एयर को एटमॉस्फेयर से लंग तक लेके आना, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास लंग्स है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोगों ने देख लिया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नैरिस, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स का एक नेजोफेरिंग्स पार्ट। एक्चुअली फेरिंग्स के कभी कभी तीन पार्ट बोले जाते हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेजोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया और लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। ये जो डिवीजन किया गया इस आधार पे किया गया कि फेरिंग्स के किस पार्ट में कौन सा चीज आके खुल रहा है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स में नेजल ओपनिंग्स होती हैं, ओरोफेरिंग्स में वही बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है, और लैरिंगोफेरिंग्स के सामने लैरिंग्स होता है, उसके आधार पर डिवीजन है। उसके फेरिंग्स के बाद ग्लोटिस मतलब विंड पाइप की ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जो कि इसके टॉप पे होती है, ठीक है। और उसके बाद ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है, ट्रैकिया है, ठीक है। फिर ब्रोंकियल ट्री, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्री। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे नोज एंड नेजल चैम्बर के बारे में। तो जैसे कि हम लोग ने बात कर ही लिया है कि बाहर की तरफ दो ओपनिंग्स हैं, मतलब वन पेयर ओपनिंग्स है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल नैरिस बोलते हैं। फिर वो जो हम लोग का नाक का जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, बोले तो ये सपोज नोज है और यहाँ हल्का सा जो उभार होता है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है उसको तो हम लोगों ने बोल दिया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नैरिस, ठीक है। और ये जो उभार वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और यही वेस्टिब्यूल आगे की तरफ मतलब पीछे की तरफ, आगे नहीं पीछे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है किससे, तो नेजल चैम्बर से, ठीक है, नेजल चैम्बर से। और अगर हम बात करें नेजल पैसेज की, नेजल पैसेज बोलने का मतलब है मेनली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो चैम्बर है, नेजल चैम्बर है, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे सामने की तरफ हम लोगों ने देख लिया वेस्टिब्यूल है, ठीक है, जो उभरा हुआ पार्ट है, जो फूला हुआ पार्ट है। उसके पीछे का जो रीजन है उसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। और सबसे लास्ट का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीनों रीजन्स को लेके जो कि नेजल पैसेज के दौरान आती हैं। फंक्शनल डिवीजन नाम भी दिया है, फंक्शनल डिवीजन मतलब इन तीनों का फंक्शन के आधार पे अलग अलग कुछ काम है, इसीलिए इसको बोला है फंक्शनल डिवीजन ऑफ नेजल पैसेज, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो जो वेस्टिबुलर रीजन है उसकी खासियत है कि जो हमारी नॉर्मल स्किन है, जिस स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल्स बेसिस ग्लैंड पाए जाते हैं, वो ही नॉर्मल स्किन की ही लेयर मतलब कवरिंग वेस्टिबुलर रीजन में पाई जाती है, ठीक है। आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पे जो वेस्टिबुलर रीजन है वहाँ पे हेयर्स पाई जाती है, ठीक है। उस हेयर का कुछ काम है, ये जो सपोज हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, सपोज अगर आप किसी बड़े शहर में गए हो जहाँ पे बहुत सारे कल कारखाने हैं, तो अगर आप दिन भर वहाँ पे घूमो तो शाम के समय आओ तो आपके वेस्टिबुलर रीजन में कुछ मतलब काला काला सा मटेरियल दिखता है, वो कार्बन जो कि एयर में था उसको एक्चुअली क्या कर रहा है, वो हेयर वो उसको फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ काम है, हेयर जो होती है बड़े पार्टिकल्स को जो एयर में होती है उसको ये फिल्टर कर सकती है, ठीक है। तो उसका ये काम है। और सेबेसियस ग्लैंड कुछ सिक्रीशंस बनाएंगी जिससे कि कुछ गंदगियां जो होंगी, जो पार्टिकल्स होगी, वो यहाँ पे चिपक जाएंगी, जिससे कि हमारा एयर क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रीजन है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन का काम क्या है, सपोज अगर हम लोग
समर रीजन में बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं। उतनी गर्म हवा अगर हमारे लंग्स तक पहुंच गई तो वो हमारी सेल्स को वहाँ पे मार सकती है, ठीक है, हार्मफुल होगी हमारी बॉडी के लिए। तो जो रेस्पिरेटरी रीजन है उस हवा को हमारे अनुकूल बनाती है, ठीक है। अगर सपोज समर में बहुत ही गर्म हवा है, हॉट एयर है, तो उस हॉट एयर का टेम्परेचर घटा देगी जब यह रेस्पिरेटरी रीजन से गुजरेगी वो हवा, ठीक है। विंटर रीजन में सपोज बहुत ही मतलब ठंडी है, टेम्परेचर लो है, तो इस टेम्परेचर को बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी रीजन एयर को हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज करती है, टेम्परेचर को गिराना है कि उठाना है, ठीक है। और इसकी जो इपिथेलियल की लाइनिंग है, जो कवरिंग की बात करें, वो बनी होती है स्यूडो सीलिएटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके एपिथेलियम के बारे में पूछा जाता है, इसकी एपिथेलियम कैसी है, ठीक है। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जनरली सिंगल सेल ही होती है, ठीक है, लेकिन ये मल्टीपल लेयर में दिखती है, ठीक है। एपिथेलियम दो टाइप की होती है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल लेयर पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जहाँ पे मल्टीपल लेयर पाई जाती है। स्यूडो का मतलब है ये एक्चुअली सिंगल लेयर ही होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस का अलग अलग पोजीशन होने की वजह से ये जो मतलब एपिथेलियम है वो मल्टी लेयर दिखने लगती है। सो इट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सीलिएटेड का मतलब है कि इस सेल के ऊपर क्या पाई जाएंगी, सीलिया पाई जाएंगी, ठीक है, सीलिया पाई जाएंगी। कॉलुमनर का मतलब है ये सेल कैसी होती है, कॉलुमनर शेप की होती है, क्योंकि हम लोगों ने तीन टाइप का नॉर्मली सेल पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कि स्केल जैसी, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब जैसी, और एक होती है कॉलुमनर एपिथेलियम। तो ये तीन टाइप की सेल्स हैं। ग्लैंडुलर का मतलब इसके बीच में कुछ सेल्स होंगी जो कि सिक्रीशन करेंगी। तो ये इसका मतलब हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। जो लास्ट लेयर है दैट इज द ऑल्फैक्टरी रीजन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो होगी, ये हम लोग बोलते हैं नाक से हम लोग सुगंध लेते हैं ना, ठीक है, तो वो सुगंध वाला जो पार्ट है वो कौन सा रीजन है, ऑल्फैक्टरी रीजन। तो सुगंध हम लोग किस चीज का ले पाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स गैसेस फॉर्म में होती है ना। हम लोग सेंट कोई छिड़के, कोई डिओड्रेंट छिड़का, तो उसका जो वेपर फॉर्म है हमारे नोज के इस रीजन में आता है, वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, और फिर वहां से स्टिमुलस जो होती है ब्रेन को जाएगी और हम लोग बोलेंगे ये टाइप का सेंट है, उस टाइप का सेंट है, ठीक है। तो ये न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम से कवर्ड होती है, क्योंकि यहाँ का जो सिग्नल है, जो गैसेस मॉलिक्यूल जो सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे उसको ब्रेन तक ले जाना, दैट इज अ न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। तो और इसको हम लोग निडेरियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम या निडेरियन मेम्ब्रेन या फिर न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये हो गया नोज और नेजल पैसेज के बारे में। अगला जो स्ट्रक्चर दैट इज अ बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। तो जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है इसमें दो नाम आ रहे हैं ना, बक्को एंड द फेरेंजियल, ठीक है। बक्को फेरेंजियल में जो एंटीरियर पार्ट होती बनी होती बक्कल कैविटी से, ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट बनी होती फेरेंजियल कैविटी से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात लिखी है, बक्कल एंड द नेजल कैविटी। हमने बोला था ना ऊपर की तरफ सपोज ये हमारा नेजल पाथवे है, मतलब एयर के लिए नेजल पाथवे है, खाने के लिए हमारा यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। इसके बीच में जो स्ट्रक्चर इसको सेपरेट करता है नेजल चैम्बर को फूड चैम्बर में तो बोल सकते हैं बक्कल चैम्बर से, उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। यहाँ पे सामने की तरफ होता है हार्ड पैलेट और पीछे की तरफ होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सामने की तरफ होता है हार्ड पैलेट और पीछे की तरफ होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट मिलके हमारे नेजल चैम्बर को अलग करते हैं बक्कल चैम्बर से या बक्कल कैविटी से। और जो सॉफ्ट पैलेट है उसके पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूवुला बोलते हैं। अगर आप बड़ा सा मुंह खोलो किसी बच्चे का तो पीछे की तरफ एक छोटा सा पार्ट लटका हुआ दिखाई पड़ता है मुंह में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूवुला, ठीक है। ये जो पैलेट्स हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, ये जो पीछे की तरफ कैविटी है दैट इज अ फेरेंजियल कैविटी, इसको रफली दो पार्ट में डिवाइड कर दी है। रफली बोलने का मतलब कुछ कंप्लीट टाइप का डिवीजन नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नेसोफेरेंजियल कैविटी बोल देते हैं और नीचे वाले पार्ट को ओरोफेरेंजियल कैविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बक्कल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में। बक्कोफेरेंजियल में सामने की तरफ बक्कल और पीछे की तरफ फेरेंजियल कैविटी। बक्कल कैविटी और नेजल चैम्बर को कैविटी को जो डिवाइड कर रही है दैट इज अ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट यूवुला होती है जो रफली डिवाइड करती है फेरिंग्स को नेसोफेरिंग्स में और ओरोफेरिंग्स में, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं कि जब हम लोग खाने को निगलते हैं, जैसे हम लोग स्वेलोइंग बोलते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो ओके, चलिए हम लोग पहले बनाते हैं यहाँ पे नेक। नेक में हम लोगों ने 2 ट्यूब्स बना लिए, ठीक है। और ये अपना है नेजल चैम्बर हो गया, और ये अपना है ओरल चैम्बर, ओरल कैविटी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। सपोज अब मुझे खाने को, ये सपोज मेरा फूड आइटम है, ठीक है, इसको मुझे पीछे की तरफ ले जाना है, फूड पाइप में ले जाना है, ठीक है, फूड पाइप में ले जाना है। अगर ये खाना सपोज गलती से विंड पाइप में आ गया तो क्या सही होगा? नहीं, सही नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है तो हम लोग को बहुत जोर से खांसी आती है, रिफ्लेक्स आती है, और उस फूड पार्टिकल हम लोग बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है नेचर ने क्या कुछ प्लान ऐसे किया है कि इसको रोका जा सके? तो हाँ, प्लान किया है। जब हम लोग मतलब सॉलोविंग करते हैं तो विंड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम है एपिग्लोटिस, ठीक है। विंड पाइप की ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस, और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग ने क्या बोला? एपिग्लोटिस, ठीक है। ये कार्टिलेज की बनी होती है। तो जब हम लोग सैलोविंग करते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो होती है इस ग्लोटिस को बंद कर देती है। अब बताओ, जब बंद कर दिया है तो क्या हम लोग सांस ले पाएंगे? नहीं। इसका मतलब जब हम लोग खाने को निगल रहे होते हैं तो क्या आप सांस ले सकते हो? तो नहीं ले सकते। क्यों? जैसे ही हम इसको खाने को घोट रहे होते हैं, बोल सकते हैं, या फिर निगल रहे होते हैं, ठीक है, उस समय हमारा कौन सा पाइप बंद हो गया है? तो विंड पाइप क्लोज हो चुका है। किसके द्वारा? एपिग्लोटिस के द्वारा, ठीक है। इसी दौरान एक और घटना होती है, खाना कहीं नाक में न चला जाए, इंटरनल नैरिस के थ्रू नोज में न कहीं चला जाए, तो हमारी जो यूवला होती है, ठीक है, जो यहाँ पे यूवला लटक रही है ना, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये यूवला है क्योंकि ये नेजल चैम्बर है, ये ओरल चैम्बर है। ये यूवला भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर हमारे इंटरनल नैरिस को क्या कर दी है? बंद कर देती है, ठीक है। कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 3 ओपनिंग थी, फूड पाइप की ओपनिंग, विंड पाइप की ओपनिंग और इंटरनल नैरिस की ओपनिंग। हमें खाना इसमें पुश करना है, इसलिए मैंने इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। इंटरनल नैरिस क्लोज हुआ किससे? यूवला के द्वारा। विंड पाइप क्लोज हुआ किससे? एपिग्लोटिस के द्वारा। और हमारा खाना आराम से फूड पाइप में, मतलब इसोफेगस में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरिंग सैलोविंग यूवला लिफ्ट अप। भाई लिफ्ट अप क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें नेजल पैसेज में खाने को जाने से रोकना है, ठीक है। तो ये चक्कर हो गया। अब नीचे लिखा हुआ है कि ये हम लोगों ने देख लिया है कि 2 slit like openings present in the esophageal chamber। एक को गलेट बोलते हैं, एक को ग्लोटिस बोलते हैं। गलेट इज द पाथ ऑफ फूड, है ना, मतलब क्योंकि इसोफेगस में कंटिन्यू करेगा, और जो ग्लोटिस है वो रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब लैरिंग्स में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, और ये बात कर चुके हैं कि ड्यूरिंग सैलोविंग ग्लोटिस किससे बंद होती है? एक इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप है, टिश्यू है, जिसका नाम एपिग्लोटिस से बात कर चुके हैं। तो कौन सी कार्टिलेज है ये? तो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। तो ये भी बात हम लोगों को समझ लिया है कि ब्रीदिंग क्यों बंद हो जाती है ना। ड्यूरिंग सॉलोविंग ब्रीदिंग इज स्टॉप, बात कर चुके हैं। जैसे ही हम लोग खाने को निकलने जाएंगे सॉलोविंग के समय, इंटरनल नैरिस भी क्लोज हो जाती है, और हमारी जो एपिग्लोटिस के द्वारा ग्लोटिस भी क्लोज हो जाती है, विंड पाइप भी क्लोज हो जाती है। तीसरा हमारे पास फेरिंग्स इज द, ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पे फूड और एयर मिक्स होता है, ठीक है। सिर्फ यहीं पे मिक्सिंग होती है, उसके बाद फिर से अलग हो जाती है, क्योंकि देखो नाक में एयर आ रही है, अलग से आ रही है, बक्कल कैविटी में खाना रखा हुआ है, अलग से आ रहा है, सिर्फ यहीं पे मिक्स होती है फेरिंग्स वाले रीजन में। फिर से एयर अपनी विंड पाइप में और भोजन अपने कहाँ पे? फेरिंग्स में चली जाएगी, मतलब फूड पाइप में चली जाएगी। मिक्सिंग सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। ये अपना अलग से आया, यहाँ अलग से आया, फिर यहाँ पे अलग हो गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लैरिंग्स के बारे में। तो जो जैसे ही हम लोग विंड पाइप में घुसने चाहेंगे, विंड पाइप की ओपनिंग का नाम क्या था? ग्लोटिस, ठीक है। जैसे ही उसके नीचे जाएंगे तो हमें एक तो स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, उसका नाम क्या है? लैरिंग्स है। एक्चुअली लैरिंग्स जो है वो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ठीक है। ये वॉइस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लैरिंग्स कितने स्ट्रक्चर या कितने सारे कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज जो होती है वो सी शेप की है, ठीक है, सिंगल है, एक ही कार्टिलेज है, और सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। लैरिंग्स में जितने भी कार्टिलेज, सबसे बड़ी कार्टिलेज कौन सी है? लार्जेस्ट है, और ये हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। ये किससे बनी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज की। और डॉर्सली इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? सामने की तरफ ये कंप्लीट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, देखो ये, ठीक है, ये सपोज एंटीरियर, तुम्हारे गले का सामने का पोर्शन है, ये पीछे का पोर्शन है, ठीक है। एंटीरियर को हम लोगों ने क्या बोला था?
वेंट्रल, पोस्टीरियर क्या बोला था, डॉर्सल। तो डॉर्सली इनकम्प्लीट है, ठीक है, डॉर्सली क्या है, इनकम्प्लीट है, सी शेप की है, कैसी है, सी शेप की है, ठीक है, एक ही है, सिंगल है और सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स क्या है कि ये हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट होती है। कहाँ पे इनकम्प्लीट होती है, पीछे की तरफ। और एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, हाँ, अगर मेल की बात करें तो मेल में बहुत ही उभार दिखता है ना सामने की तरफ गले में, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये जो कार्टिलेज है, जो थायराइड कार्टिलेज है, इसमें दो फ्लैप है ना, एक सी के दो आर्म्स है ना, ये एक दूसरे से 90 एंगल पे मिलते हैं। कितने एंगल मिलते हैं, 90 एंगल पे। अगर फीमेल की बात करें तो ये फ्लैट टाइप का होता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये 120 डिग्री लगभग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एंगल ज्यादा होने की वजह से उभार सा दिखता है एंटीरियर साइड में, ठीक है। तो ये हो गया थायराइड कार्टिलेज के बारे में, ओके। दूसरा जो कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब बात करें क्रिकॉइड कार्टिलेज की, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज में तो अंतर देखना है हमें, थायराइड कार्टिलेज और कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये भी सिंगल है, ओके, ये भी सिंगल है, ठीक है। ये सी शेप की है, मतलब इनकम्प्लीट है, लेकिन ये रिंग शेप की है, मतलब कंप्लीट है। रिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो सिग्नेट रिंग शेप, ठीक है। और सिग्नेट रिंग शेप का मतलब है कि ये पूरी कंप्लीट है, ठीक है। और ये भी किससे बनी हुई है, हाईलाइन कार्टिलेज से बनी। इसका इसका पोजीशन क्या है, तो जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपेयर करके याद करेंगे, अच्छा याद होगा कि थायराइड भी सिंगल है, क्रिकॉइड भी सिंगल है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट है। ये सी शेप की है, वो सिग्नेट रिंग शेप की है, ठीक है। और दोनों ही किससे बने हुए हैं, हाईलाइन कार्टिलेज से बने हुए, ठीक है। अब तीसरी कार्टिलेज है एरेटिनॉइड। एरेटिनॉइड जो होती है पेयर में होती है, ठीक है। ये भी किससे बनी है, हाईलाइन से ही बनी होती है, ठीक है। और पिरामिडल शेप की होती है, आपको इसे याद कर लेना है कि एरेटिनॉइड जो पिरामिडल की वो, लेकिन ये पेयर में। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, नंबर्स का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेयर में। थायराइड, क्रिकॉइड और एरेटिनॉइड दोनों ही किससे, हाईलाइन से है। थायराइड क्रिकॉइड सिंगल है, बट एरेटिनॉइड क्या है, पेयर में। नाउ लास्ट वन, कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी। ये भी क्या है, पेयर में है, ठीक है। चलो, ये नोड लाइक कार्टिलेज है। ये कैसी थी, पिरामिड शेप की थी, ये नोड लाइक है। ये अंतर करेगा, क्या अंतर करेगा कि ये किससे बनी हुई है, इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई है, ठीक है। और ये एरेटिनॉइड के टिप पे होती है, एट द एंड ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज के टिप पे बैठी रहती है, ठीक है। तो लैरिंग्स में 4 कार्टिलेज, थायराइड सिंगल, क्रिकॉइड सिंगल, एरेटिनॉइड पेयर, कार्टिलेज सेंट्रोनी पेयर। आउट ऑफ 4, 3 आर मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, थायराइड, क्रिकॉइड एंड द एरेटिनॉइड। द फोर्थ वन मतलब कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी, ये बनी है इलास्टिक कार्टिलेज से, ओके। अब हम लोग बात करेंगे वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स वो स्ट्रक्चर है जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस हम लोग जो, जैसे कि मैं आवाज निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये साउंड जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड दो टाइप की हमारे गले मतलब लैरिंग्स में है, एक ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती है, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है, ठीक है। ट्रू वोकल कॉर्ड जो होती है वो बनी होती है किससे, ये आपको याद करना है, एलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। ये किससे बनी हुई है, एलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। आवाज के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, फोनेशन, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर, ठीक है। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं वो पोस्टीरियर प्रेजेंट हैं और हेल्प करती हैं आवाज के प्रोडक्शन में, दैट इज अ फोनेशन। एंड ये किससे बनी हुई है, एलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ओके। बात करते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड की। तो जैसे कि पोस्टीरियर है तो ये कहाँ चली जाएंगी, एंटीरियर चली जाएंगी। वो बनी हुई है एक कनेक्टिव टिश्यू से, ये बनी है सिर्फ मेम्ब्रेन से, ओके। मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है, और कलर से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जो फॉल्स वाली होती है वो देखने में पिंक गुलाबी सी दिखती है, ठीक है। और इनका कोई काम नहीं है वॉइस के प्रोडक्शन में, ठीक है, या साउंड के प्रोडक्शन में, ठीक है। क्योंकि वॉइस का प्रोडक्शन के लिए हमें लिप्स भी चाहिए, टंग्स भी चाहिए, इन सब का मूवमेंट से फिर वो शब्द बनते हैं, लेकिन साउंड प्रोडक्शन सिर्फ हमारे वोकल कॉर्ड से होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, तो ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करती है, मॉइस्चर, नमी प्रोवाइड करती है। तो अब हमारा क्या कंप्लीट हो गया, लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे कौन आ जाएगा, तो ट्रैकिया। ट्रैकिया की साइज बताना, तो 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 10 से 12 सेंटीमीटर। कहां तक पहुंचती ट्रैकिया, तो मिड थोरैसिक कैविटी तक पहुंचती है, ठीक है, अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, ठीक है। ट्रैकिया में कार्टिलेज पाई जाती है, कार्टिलेजस रिंग पाई जाती है जो कि इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट का फिर से मतलब क्या हो गया, सी शेप की। कितनी लगभग पाई जाती है, तो 16 से लेके 20 नंबर्स में होती है,
16 से लेके 20 ट्रैकियल रिंग्स पाई जाती हैं, सॉरी कार्टेजस रिंग पाई जाती है ट्रैकिया में, जो कि इनकम्प्लीट होती हैं, पीछे की तरफ सी शेप की होती है। ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट ऑन डॉर्सल सरफेस मतलब पीछे की तरफ। इसका काम क्या है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती। ठीक है, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, तो ट्रैकिया जो है आपका कोलैप्स नहीं करेगा। तो हम लोगों ने ट्रैकिया तक अभी देख लिया है। ओके, इसके आगे हमारे क्या आएगा, ट्रैकिया के बाद क्या आएगा, तो ट्रैकिया के आगे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ट्रैकिया के आगे हमारा क्या आएगा, ब्रोंकियल ट्री, फिर कौन आएगा, रेस्पिरेटरी ट्री, उसके बाद बताओ कौन आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी स्टडी कर ली। इसके आगे हम लोग देखेंगे ब्रोंकियल ट्री के बारे में, रेस्पिरेटरी के बारे में और लंग्स के बारे में। ओके।